बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहस क्या जारी है? क्या ये बहस जारी है कि इंतखाबात कब होंगे? क्या ये बहस जारी है कि केसेस किस पे कैसे बनाए गए? क्या ये बहस जारी है कि पाकिस्तान के अंदर केसेस में लूप होल्स किसने छोड़े हैं? क्या ये बहस जारी है कि पाकिस्तान के अंदर CCI में अगर किसी ने हिमायत का ऐलान किया तो किन वजूहात की बुनियाद पे किया? क्या ये बहस जारी है कि हल्का बंदियां कितने अरसे में होंगी? क्या ये बहस जारी है कि बरामदात में किस हद तक इजाफा होगा? या इस सबसे कतई नज़र ये बहस जारी है कि जो बिजली के बिल्स आ चुके हैं इसको जमा करवाना किसका काम है, किस तरीके से करवाएंगे? जो दरखास्तें लिखी जा रही हैं मुख्तलिफ वाबदा हुकाम की तरफ से, ISCO की जानिब से, PESCO की जानिब से, कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, मीटर रीडर्स को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस सब के मद्दे मुकाबिल जो आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बच्चे जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, अपनी किताबें छोड़े, कतबे हाथों में उठाए, शहर शहर एहतजाज किया जा रहा है कि हमारे घर वाले ये बिजली के बिल अदा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अगर किसी के पास कोई रोड मैप है तो वो 3 महीने, 6 महीने, 6 हफ्ते या 1 साल का है, लेकिन ये महीना किस तरीके से गुजारना है इसका रोड मैप किसी के पास मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास आज बुलाया और वज़ीर आज़म ने हिदायत ये जारी की हैं कि जिसको मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है उसका खात्मा किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने हिस्से को मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि लाइन लॉसेस में जो इजाफा हो रहा है वो आवाम क्यों भरते हैं? जो चोरी हो रही है उसका खुमियाजा आवाम को क्यों भुगतना पड़ता है? ये बुनियादी सवाल है और इसका हुकूमत के पास क्या जवाब होगा? और आने वाले दिनों में खौफनाक सूरत हाल क्या बनने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इसी से बात का आगाज करते हैं। इसी मंजरनामे की तरफ भी जाएंगे। राना साहब, क्या समझते हैं आज जो वज़ीर आज़म का हंगामी इजलास था छुट्टी के दिन, उससे आप कोई बेहतरी का मंजरनामा देख रहे हैं या हालात जूं के तूं ही देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर बात यह है कि छुट्टी के रोज़ इजलास हो या छुट्टी के अलावा इजलास हो, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर आप सच और हकीकी बात पूछें, अगर कोई चीज़ नज़र आना होती, अगर कोई रिलीफ मिलना होता तो आज के दिन रिलीफ मिल जाता। अगर कोई मामला सामने आना होता तो आज के दिन आ जाता। आज की मीटिंग के बाद एक जो बयान जारी हुआ, जो ट्वीट जारी हुआ कि जनाब कल तमाम चारों वज़ीर आला से पूछा जाएगा, उसके बाद जनाब फैसला किया जाएगा कि मुल्क को हम नुकसान न पहुंचाएं। मुल्क क्या है? मुल्क इस कौम, ये अवाम है। मुल्क क्या है? मुल्क अवाम से है, मुल्क आपसे है, मुझसे है। मुल्क जो है वो उन 24 करोड़ लोगों से है जो दिन रात यहाँ मेहनत करके इस मुल्क को चला रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के उन फौजियों से है, अफवाज पाकिस्तान से है जो सरहदों पे बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। उन गरीब गुरबा से है जो दिन रात मजदूरी करके अपना टैक्स दे रहे हैं, जिसके टैक्स के पैसों से हुक्मरान अपनी गाड़ियों में, एसी वाली गाड़ियों में, एसी वाली दफातर में बैठते हैं। मुल्क उन लोगों से है जो आज सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और बिल किस तरह अदा करेंगे। मुल्क तो उन लोगों से है कि जो लोग आज सड़कों पर निकल के सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि किसी की सजा हमें क्यों? IMF से कर्जा आपने लिया है, हमने नहीं लिया। IMF से कर्जा लेने के बाद क्या आपने आटा सस्ता किया? क्या आपने लोगों को कोई सहूलत दी? क्या आपने कोई मेडिसिन सस्ती की? क्या आपने बिजली सस्ती की? क्या आपने पाकिस्तान के रुपए की कदर में इजाफा किया? कुछ भी नहीं है भाई। 48 घंटे मांगेंगे, 48 घंटों बाद भी यही होगा। अभी तो आप गौर नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ आया किसी ने गौर नहीं किया। कहा गया है कि जुलाई के बिलों पर गौर किया जाएगा, जुलाई के। और भाई अब तो अगस्त के बिल आएंगे, अगस्त के बिल में तो इससे भी डबल होंगे। कौन देगा बिल? कहां से देगा बिल? आपने 2 दिन का टाइम ले लिया, 2 दिन बाद लोगों को बिल जमा कराने पड़ेंगे इन 2 दिन के अंदर। और जब 2 दिन के अंदर बिल जमा कराने पड़ेंगे, कोई घर का सामान बेच के कराए, कोई मोटरसाइकिल बेच के कराए, कोई गुर्दा बेच के करवाए, कोई जिस्म का इज़ा बेच के करवाए, चाहे जिस तरह मर्जी करवाए, वापदा वालों ने रियायत नहीं करनी। बिजली का मीटर काटने वालों ने रियायत नहीं करनी। आपका घर की बिजली उनका करने वालों ने रियायत नहीं करनी। उन्होंने सब कुछ ले जाना है। मुझे एक बात तो बताएं, आज मेरे मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मेरे कमरे का AC बंद कर दें, मैं AC के बगैर रह सकता हूं। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, आज आप ये कहते कि तमाम सरकारी दफातर के AC बंद हो जाने चाहिए, ये हुक्म आना चाहिए था।
आज ये हुक्म आना चाहिए था कि तमाम सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली बंद हो जानी चाहिए। आज ये हुक्म आना चाहिए था कि तमाम सरकारी अफसरान जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनके एसी पेट्रोल अपने पल्ले से दें। आज ये हुक्म आना चाहिए था कि जनाब ये जो बचत होगी इससे गरीब आदमी के लिए रिलीफ लाएं। लेकिन आप तो अभी 48 घंटे सोचेंगे, फिर आपके पास मैंडेट क्या है? किस मैंडेट आपके पास जरूर है, लेकिन शायद चूंकि आप इस मैंडेट के साथ हैं कि शायद लंबा अरसा रहना है, तो जो आपके पास मैंडेट है उस मैंडेट में यह भी है कि इस आवाम की खिदमत करनी है, इस आवाम के लिए सोचना है, इस आवाम को रिलीफ देना है। लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं तो सच्ची बात कहूंगा, आज मुझे कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चौक, कोई चौराहा ऐसा नजर नहीं आया जहां पर लोग एहतजाज ना कर रहे हों। आपने मीडिया को बहुत दबा रखा है कि मीडिया सारे एहतजाज ना दिखाए, लेकिन कब तक? अब इसमें कोई सियासी जमात नहीं है। हाँ, आज एक चीज जरूर आपको मुझे अप्रिशिएट करना होगी, बल्कि अप्रिशिएट इस तरह मैं करूंगा कि इन लोगों को कटारे में लाना होगा। जो लोग इसके जिम्मेदार थे वो कौन थी? MQM, जिनकी हुकूमत के दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, मुस्लिम लीग नून जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, एमन वली खान साहब जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, अख्तर मेंगल साहब जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे। आज आपने ख्वाजा आसफ साहब का ट्वीट देखा है ना जी? यासर साहब सुने पढ़ा ना ट्वीट ख्वाजा साहब का? ख्वाजा साहब क्या कमाल कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब को अपने दौरे हुकूमत में उन्हें याद नहीं था ये सब कुछ। आई पीपल्स पार्टी कह रही है बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि अब हमें अवाम के साथ एहतजाज में जाना पड़ेगा। तो जब आप इक्तदार में थे, क्या उस वक्त आंखों में पट्टी थी, जबान पे ताला था? उस वक्त क्यों नहीं बोले कि ये अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी? आज मौलाना साहब ने जुलूस निकाले, जमीयत उलमा इस्लाम ने, क्या वो इक्तदार का हिस्सा नहीं थे? क्या उस वक्त उनका कोई एक रुकन असम्बली खड़ा होकर पार्लियामेंट में बोला? क्या उसने इन टैक्सों में आवाज बुलंद की? नहीं की। पीपल्स पार्टी भी आज कह रही है। आज ये सारी सियासी जमातें जो इक्तदार के ईवानों में बैठी थी, दरअसल माम बात क्या थी मैं आपको बताऊं। इन्होंने सबको ना PTI का कारकुन समझ लिया था। इन्होंने कहा था हमने उनको गिरफ्तार कर लिया, घरों में बंद कर दिया, वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। हालांकि आज उन्होंने KPK के अंदर घरों से बाहर निकल के ये साबित कर दिया है कि वोट किसका है। आपने रिजल्ट आपके पास भी आ गए होंगे, ये उन्होंने कर लिया है। लेकिन बड़ा सिंपल सी बात है, अब ये अवाम जो बाहर निकली है ना ये PTI की है, या नून लीग की है, ना ये जमीयत की है, ना किसी और की है। ये है अवाम। ये वो अवाम है जो अपने हक के लिए निकली है। इसको दबाना, इसको गिरफ्तार करना, इसको मारना या इनको नजरबंद करना अब किसी के बस का काम नहीं है। जो हकीकत है हमें वो सोचनी चाहिए, वो देखनी चाहिए, और हुक्मरानों को होश के नाखून लेने होंगे इस पाकिस्तान की खातर, इस पाकिस्तानी कौम की खातर, इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातर, इस पाकिस्तान की बेहतरी की खातर, इस पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखने की खातर। जो ओनर है, मिल ओनर्स है, वो कहता है मिल नहीं चलाऊंगा, बिजली इतनी महंगी है। जो टेक्सटाइल वाले हैं वो कहते हैं किस तरह चलाएं जनाब, इतनी महंगी बिजली लेकर किस तरह सस्ते दामों से कपड़ा बेचे, किस तरह अपना जो हमारा जो वर्कर्स है हम उसको इतनी ज्यादा सैलरी किस तरह देंगे, जब वो कहता है मैं बिजली का बिल नहीं पूरा कर सकता। क्या हम करेंगे? आम आदमी चीख रहा है। मुझे बताएं इस वक्त में, ये तो इस वक्त राना साहब मुल्क की सबसे बड़ी, नहीं कहता, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के कारकुनान इस वक्त सड़कों पे हैं, और ये पार्टी का नाम है मुतासरीन हुकूमती इकदामात पार्टी। तो ये जो कारकुनान सड़कों पे हैं, ये किस को बहाले जाएंगे? इसका अंदाजा क्या किसी को दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि किसी को अंदाजा है इसका? बिल्कुल नहीं है, इनको अंदाजा नहीं, इनकी सोच नहीं थी। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, ये सोच नहीं सकते थे कि इस तरह कारकुन सड़कों पे निकलेंगे। ये समझते थे कि पाकिस्तानी कौम जो है इस पे जितना जुल्म कर लें, जितना बोझ डाल लें, ये बर्दाश्त करती जाएगी। ये सिर्फ बिजली के बिलों का मामला नहीं है, ये पेट्रोल इतना महंगा जो है उसका भी मामला है। ये आने वाले दिनों में मजीद चीजें महंगी होंगी। कल से नान महंगा हो रहा है, कल से रोटी महंगी हो रही है, कल से दीगर अशियां महंगी हो रही हैं। कौन जिम्मेदार होगा? कौन इनसे जवाब लेगा? भाई ये समझते थे अब खामोशी टूट गई है। आज मुझे एक बात बताएं, जमात इस्लामी के
आपने इस्लामाबाद में 15-16 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो FIR दिया उसमें आपने पता क्या लिखा है इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और तकरीर की है। मुझे एक बात बता दें, जब पेट्रोल महंगा हो गया क्या हम अमेरिका के खिलाफ बात करेंगे? जब बिजली के बिल ज्यादा आएंगे तो क्या हम लंदन में किसी के खिलाफ बात करेंगे? जब उसके ज्यादा रोटी महंगी होगी तो क्या हम किसी और मुल्क के बात करेंगे? अब पता चलेगा ना राना साहब, अब पता चलेगा जब होगी उसी के मुताबिक करना है ना। जब कानून साजी की जा रही थी उस वक्त बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे थे कि भड़क भी मारी तो पकड़े जाएंगे, ये घेरा हमारे गिर्द तंग होगा। अब ये जो MKM कह रही है, PMLN कह रही है, ये आने वाले दिनों में ये सड़कों पे होंगे तो ये भी भड़क उनके ही खिलाफ मारेंगे, तो वो घेरा इन्हीं के गिर्द तंग होगा, उसी घड़े के अंदर ये खुद गिरेंगे जो इन्होंने खुद खोदा हुआ था। कोई नहीं गिरते, इनमें से कोई नहीं गिरता, इनमें से किसी ने बाई नहीं निकला। इन्होंने सब ये TV पे बैठ के बयानात देने हैं, इन्होंने सिर्फ ये सारा कुछ करना, किसी ने बाई नहीं निकलना। मौलाना साहब के जुलूस निकले आज बाहर, 144 लगी हुई थी, किसी ने पकड़ा? जमात इस्लामी के जुलूस पे लाठी चार्ज भी होता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं। KPK के अंदर बाकी जुलूसों पे हुई? कराची में आप गिरफ्तारियां भी करते हैं, पकड़ के अंदर भी कर देते हैं, क्या बाकी जो वहां पे जुलूस निकले उन पे हुई? ये सब आपस में मिले हुए हैं। सिर्फ नहीं कोई आपस में मिला हुआ तो वो पाकिस्तानी अवाम थी जो अब आपस में मिल गई है, जिससे अब ये समझ आ गई है कि हमारे साथ क्या सियासी खेल खेला गया है, जिससे ये समझ आ गई है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दर्द एक जैसा हो गया ना, इसलिए मिल गए कि हमें किस तरह इस्तेमाल किया गया है। मुझे बताएं, मुझे तो जमात इस्लामी का आज के एहतजाज पे तो मैं बड़ा उसे सलूट करता हूं, लेकिन ये जो आप दे दिए इन्होंने हड़ताल की कार 2 सितंबर, और भाई 2 सितंबर से पहले तक जो दिन होंगे उसमें जो लोग बेचारे बिलों के लिए मरेंगे उनका जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए कौन पूछेगा उन्हें? आज इस मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी है जनाब आर्मी चीफ साहब, आपसे उम्मीदें आए, आप आके इनको समझाएं, आपको ऐलान करें। यह जरूरी नहीं कि इस कौम पर बिजली बम गिराया जाए, पेट्रोल बम गिराया जाए, खाद बम गिराया जाए, इस कौम के ऊपर भूख का बम गिराया जाए। आपको पता है मेडिसिन आज फिर महंगी हो गई है, आज फिर, कल हम बात कर रहे थे, आज फिर मेडिसिन महंगी हो गई है। गरीब ना मेडिसिन ले सकता है, ना आटा ले सकता है, ना रोटी खा सकता है, ना किताब ले सकता है, ना बिजली चला सकता है, ना अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। राणा साहब, यहां पे बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे। निगरान वफाकी वज़ीर सनत कह रहे हैं कि 80 अरब डॉलर की मईशत जो है वो पाकिस्तान को बेहतर कर सकती है और हम 3 महीनों के अंदर कोशिश करेंगे कि बरामदात 80 अरब डॉलर तक चली जाए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? चूंकि अभी वो वजीर बने हैं पहली दफ़ा, तो उन्हें कर लेने बात, मैं उनके अभी वो पहले हैं, अभी हनीमून मना रहे हैं, तो उन्हें ये बातें कर लेने दें ज़रा। मैं उन्हें कहूँगा ज़रा गुजारिश करें, अपनी इंडस्ट्री की तरफ देखें, इंडस्ट्री कितनी बंद पड़ी है, ज़रा जाकर वो छोटी इंडस्ट्री ज़रा उनका हाल देखें जो बंद हो गई है। 80% छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई है, बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। ज़रा आज उन्हें भेजते ना फैसलाबाद, वहाँ पे घंटाघर चौक में क्या एहतजाज हुआ है, ज़रा कल भी उन्हें भेजे कराची, उन्हें के जाके देखें क्या मुजाहरे होने लगे हैं। उन्हें परसों भेजे शेखुपुरा, दूसरे साइडों पे लाहौर भेजें, होते तो लाहौर में हैं, उन्हें के आके देखें जनाब कि क्या हो रहा है। अच्छा राणा साहब बातों के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि मंजरनामा बन रहा है और जो बातें उठाई जा रही हैं, जो मुतालिबात दोहराए जा रहे हैं, ये किन वजूहात की बुनियाद पे हो रहे हैं और इसकी ग्राउंड क्या है? जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। हाफिज हमदुल्ला साहब, PDM की जब हुकूमत थी तो ये जितने टैक्सेस लगे हैं, ये आप 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट कीमत निकाल दें, पिछले जितने टैक्स लगे वो FPA लगा हो या FPA की मद में ऊपर 4 टैक्सेस हों या बुनियादी टैरिफ के अंदर इजाफा हो, वो सारा कुछ हुआ PDM की हुकूमत में। अब आप लोग आज महंगाई पे एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका बारे गिरा मौजूदा हुकूमत के कंधों पे किस तरीके से रखा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल में आप PDM की 16 महीने तो
सामने रखते हैं, लेकिन लाडले के 4.25 साल आप भूल जाते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अटक के मेहमान के 4.25 साल महंगाई या उस महंगाई की वजूहात क्या थी वो आप भूल जाते हैं। 16 महीने पीडीएम ने जो हुकूमत की आज तक, वो इसी सिलसिले में थी कि उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा करके फिर तोड़ा। आज वो तमाम नुकसानात महंगाई की शक्ल में, तबाही और बर्बादी की शक्ल में, माशी तबाही हो, माली तबाही हो, महंगाई हो, ये सारा सब कुछ जो कौम भुगत रही है और मुल्क भुगत रहा है, ये उस लाडले की करतूत का नतीजा है। अब हम ये तस्लीम करते हैं कि महंगाई है, हमें दुख भी है। इस महंगाई से सिर्फ आम आदमी मुतासर नहीं है, हम भी मुतासर है। मुतवसत तबके का आदमी, आम आदमी भी मुतासर है, लोअर क्लास का भी मुतासर है। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? कम से कम मीडिया वाले, आप हजरात को तो सब कुछ पता है, कम से कम हकायक से तो आवाम को आगाह कर ले कि ये तसलसल कब से है। ये 16 महीने का तसलसल है या ये 2016-17 पनामा का तसलसल है, जो ड्रामा था। अकामा की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासत को भी तहबाला किया और पाकिस्तान की मईशत को भी तहबाला किया। आवाम को यह मुतालबा करना चाहिए कि जिसने ये सब कुछ किया उसको सजा मिलनी चाहिए, वो इमरान खान की शक्ल में हो, वो साकिब निसार बाबा डेम की शक्ल में हो, वो फैज और बाजवा की शक्ल में हो। यह मुतालबा होना चाहिए। तबाही तो उनकी वजह से है आज जो कौम भुगत रही है। हमें दुख। अच्छा, हम ये समझ लें हाफिज साहब, लेकिन हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप आगे फिर हम ये समझ लें, सहाफत का मतलब ये है हाफिज साहब हम आपकी बात को मान लेते हैं। हाफिज साहब हम आपकी बात को मान लिया, जो आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। फिर आप ये भी कह दें कि 1.5 साल जो पीडीएम की हुकूमत रही है उसका कोई कसूर नहीं, आज ये भी कह दें। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये महंगाई जो कुछ भी हुआ, ये उस लाडले की और उनकी सहूलतकारों की, वो सहूलतकार जिस नाम से भी था, ये सब उसका किया दरा और उसका नतीजा है। यानी आदमी को समझना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ये हमने इतना किया कि पाकिस्तान को टूटने से बचाया। जिस मुल्क की मईशत खत्म हो जाती है वो मुल्क टूट जाता है। पाकिस्तान तोड़ने और टूटने की तरफ जा रहा। क्या तुम सोवियत यूनियन से मजबूत हो या तुम सुल्तानत उस्मानिया से मजबूत हो? उसकी मईशत तबाह हो गई, वो बखरे हो गए। सोवियत यूनियन हो या सुल्तानत उस्मानिया। हाफिज साहब, अगर तो ये तमाम टैक्सेस जो हैं, ये पीडीएम हुकूमत ये समझ के लगा के गई कि इससे हम मईशत को बचा सकते हैं, तो फिर उन टैक्सेस के खात्मे के मुतालिबात तो बनते ही नहीं है। आपको तो उसकी फिर हिमायत करनी चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत में महंगाई नहीं आई। महंगाई आई, मैंने कब कहा? मैं नहीं मानता हूँ। पीटीआई की हुकूमत में तो महंगाई आई भी और उन्होंने अवाम का मजाक भी उड़ाया। हम मजाक नहीं उड़ाते हैं, हम तस्लीम करते हैं। लेकिन बात यह है, आप इतना तो जरूर कौम को बता दें कि महंगाई की वजूहत क्या है, उनकी रीजंस क्या है, बुनियादी वजह क्या है। ये पूरी मीडिया पनामा के पीछे पड़ी थी। उस पनामा की पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया। क्यों? लाडले को लाना था। बाबा डेम भी उसके सपोर्ट में था, गंगा और हथौड़ा भी उनकी सपोर्ट में था, मीडिया भी उनकी सपोर्ट में थी, बहुत से हाउसेस मीडिया की ऐसी थी। ये सब जिम्मेदार है। अगर वाकई हुकूमत हो, हकीकी हिसाब और एहतिसाब हो और किताब हो, तो मेरे ख्याल में इन सबको कठहरे में खड़ा करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। अब मैं क्या जवाब दूं आपको? महंगाई है, ये एक हकीकत है, लेकिन महंगाई की वजूहात क्या है? या 16 महीने की हुकूमत है जो पीडीएम की, या पनामा के ड्रामे से लेकर 9 अप्रैल तक जो लाडले ने हुकूमत की, वो सिया किरदार है। कम से कम ये सच तो बता दे कौन को। हाफिज साहब, आपने बड़ी अच्छी मेहनत का, आपकी हर बात हम तस्लीम करते हैं। पनामा के बाद हुकूमत जो थी वो आपके जो इत्तेहादी थे मुस्लिम लीग नून की थी। शाहिद हकान अब्बासी काफी अरसा तक वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं। देखिए ना,
फिर वही बात, आप तो वही बात कर रहे हैं जो बात मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पनामा के ड्रामा को बुनियाद बना के मुस्लिम लीग की हुकूमत को, वो रियासत की हुकूमत थी, रियासत की बिहार पे हुकूमत कर रही थी, उनका नुकसान, रियासत का नुकसान वो किसने किया? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी मंजरनामे में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा श्रेयदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बात की जा रही है कि वो लोग जो जीरो का बल्ब ठीक करने आए थे वो पूरे घर की वायरिंग खराब करके चले गए। अब ये जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है, जहां पे आम शख्स जो है, आम पाकिस्तानी जो है, वो कर्बो अजियत के अंदर मुब्तला हो चुका है, तो उसकी दादरसी के लिए किसे आना पड़ेगा? वो कौन है कि जो आके फौरी तौर पे उसे रिलीफ दे सके? क्योंकि हुकूमत फौरी तौर पे अगर रिलीफ दे तो हुकूमत भी समझती है कि हमारे लिए मुश्किलात हैं। एक आम शख्स समझता है कि अगर मुझे रिलीफ नहीं मिलता तो मेरे लिए अगले दिन मजीद परेशानी का बायस बन जाएंगे। उधर जो ताजर हैं वो क्या राय रखते हैं, उनके ऊपर क्या अजाब इस वक्त मुसल्लत है, और जो हमारा मौशी पहिया है ये अगर जैम होने के करीब है तो इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। अतीक मीर साहब जो हैं रहनुमा ताजर इत्तेहाद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भट्ट साहब जो हैं वो रहनुमा अंजुमन ताजरान है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। मीर साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, जब माजी करीब के अंदर जाती हुकूमत ताजरान के साथ बातचीत कर रही थी, चैम्बर्स के लोगों के साथ मुलाकातें कर रही थी, तो उन्होंने क्या यकीन दहानियां करवाई थी और उनके जहन के अंदर रोड मैप क्या था, और अब जो हालात हैं इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पीडीएम ने जितने भी इक़दाम किए 16 माह में, उसने पाकिस्तानियों की और ताजरों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। ऐसा लगता है कि अज़ाब था जो हम पे मुसल्लत हुआ। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके उलट किया। देखिए, ताजिर एक इंडिकेटर होता है किसी भी मुआशरे में एक तबाही का। जब ताजिर अपने कारोबार छोड़कर सड़कों पे निकल आए तो समझ लें कि ये खतरनाक इंडिकेटर है। आज सारे मुल्क में ताजिर जो है वो सड़कों पे है, एहतजाज कर रहे हैं। इतनी ये बज़ाहिर तो एक अज़ियतनाक सूरत हाल बिजली के बिल ने पैदा की, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। सारा दिन कारोबार पे बैठे, सारा दिन मार्केटों में इंतजार करते खरीदार का। कसाद बाजारी है, मंदी है, एक हौलनाक सूरत हाल पैदा हो गई। सिफर पे आ गया जीडीपी। ऐसी सूरत में फिर इखराजात बढ़ते जाएं, फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाएं, आपके पास किराया भी ना निकले, आप घर के इखराजात भी पूरे ना कर पाए, तो फिर सोचे फिर क्या सूरत हाल है। ये बिजली का बिल तो यूं समझे कि चूंकि ये तारीख की उस इंतहा पे चला गया कि जिसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था कि ये पै दर पै, सितम दर सितम ये इसमें इंक्रीजमेंट करेंगे। सारे टैक्सेस बिजली के बिल में डाल दिए जो कानूनन भी नहीं बनते, और इखलाकी तौर पर भी एक घर का बिल, एक रेजिडेंशियल बिल के ऊपर सेल्स टैक्स का जवाब क्या है, क्या खरीदो फरोख्त होती है किसी घर में। इसी तरह इनकम टैक्स है, वो भी घर के बिल में उसका क्या, कौन सी आमदनी, कौन सा बिजनेस चल रहा है घर में, अदर टैक्सेस, फ्लाट, फ्यूल एडजस्टमेंट। यूं समझ लें कि आप यहाँ तक बात आ गई कि वो रेडियो लाइसेंस तक पे एक बात आ गई कि बिल में जगह नहीं है कि मजीद को टैक्स शामिल किया जाए। अब सूरत हाल ऐसी हुई, हमने जो अपने सामने देखा, इससे पहले हम देखते थे लोग राशन के लिए, लोग फूड के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान होते थे, और आपने देखा खुद ये सोच भी नहीं सकता बंदा कि किस किस चीज का बिल है। देखिए, दुरुस्त कह रहे हैं मीर साहब, वाकई उसमें इतने टैक्स लग गए हैं जो टैक्स हमने कभी सुना नहीं थे। सुहेल भट्ट साहब, आप भी बता दें, आप तो बड़े भाग के जाते थे साथ डॉक्टर साहब के पास, बड़ी आपकी मीटिंगें होती थी। आपके जो चेयरमैन है मीर साहब, वो जो लाहौर वाले हैं पर मीर साहब, अतीक मीर साहब की बात नहीं कर रहा, आप लोग नहीं मीर साहब बड़े हिमायत करते थे कि बड़ी कमाल हो गया। अब तो आप बताएं क्या कमाल हो गया या बेहाल हो गया?
कमाल नहीं हुआ, जमाल हो गया। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आपके पूरे नॉलेज में है कि जहाँ पे हुकूमत की इशा खर्चियाँ हैं, वहाँ पे आपको फिगर्स भी मालूम है कि वापडा इस सारी जिम्मेदारी कबूल क्यों नहीं कर रहा तमाम तबाही की, क्योंकि 650 अरब रुपए की बिजली अगर चोरी होती है और 500 अरब रुपए की बिजली जो है वो मुफ्त में खर्च की जा रही है मुख्तलिफ लोगों पे, मुख्तलिफ अदारों पे, तो ये टोटल जो है तकरीबन 1150 अरब रुपया बनता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तो जो जड़ है उसको पकड़ना चाहिए, एंड दैट इज वापडा, जो ताजरों को भी और आम शहरियों को भी सहूलतें देने की बजाय, जैसे मीर साहब ने कहा कि टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं, और उनको ये अंदाजा है हुकूमत को, कोई भी हुकूमत हो, कि लोग जो है चुप करके बिजली के बिलों में सारे टैक्स कर देंगे, तो वो आसानी से सारे टैक्सेस जो हैं वो इन बिलों पे डाल रहे हैं। हकीकत ये है कि जो चोरी और मुफ्त की बिजली ले रहे हैं उसके लिए किसी हुकूमत ने भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसका आसान हल जो है वो तो ये है कि मुझे अगर 1000 रुपए की बिजली चाहिए, मैं 1000 रुपए का कार्ड लूं और उसको यूज कर लूं। अगर 1000 के कार्ड के ऊपर कार्ड बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए। इसी तरह 50,000, 10,000 और घरेलू बिजली तो 500, 1000, 2000 में भी गुजारा नहीं हो रहा था, वो महंगी लग रही थी आम जो शहरी है। लेकिन अब उसका मिनिमम बिल जब 10,000 आएगा तो वो कैसे अपने बच्चों को तालीम दिलाएगा, कैसे अपने बच्चों की फीसें देगा, वो कैसे दुकानों के किराए देगा। वो बट साहब आपने कभी पूछा नहीं कि जब ये कहा जाता रहा कि मौजूदा सूरत है हम महंगी बिजली के मंसूबों के मुताहम्मिल नहीं हो सकते, तो ये महंगी बिजली के मंसूबे हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किसने किए थे? देखिए, मैं तो यही तो बात आपको बताने चाह रहा हूँ कि किसी भी हुकूमत ने ये आम पब्लिक के लिए नहीं सोचा। अब आप देखें, आप इस्लामाबाद चले जाएं, कोई भी मिनिस्ट्री है उसके एयर कंडीशन इस तरह चल रहे हैं जैसे हमारे पंखे भी नहीं चलते। अदारों जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मेरे कमरे की जो एसी है वो बंद कर दें, मैं गुजारा कर लूंगा। ये इस तरह गुजारा नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर साहब। ये मेरा पैगाम है उनके लिए कि अदारों को पूछें, अदारों में जो बिजली जाया हो रही है, जो बंदे मीटिंग के लिए जाते हैं, मीटिंग होती भी नहीं है, तो तमाम जो कमरे हैं, तमाम हॉल्स जो हैं वो एयर कंडीशनड है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि फौरन एक्शन लेकर तमाम अदारों की बिजली जो है वो जरूर दें, लेकिन एयर कंडीशन सबके बंद कर दें, और ये बताएं कि ये गरीब कौम है, और ये बताएं। अच्छा भाट साहब, ये आपकी ख्वाहिश है, भाट साहब ये आपकी ख्वाहिश है, जो ये आपकी ख्वाहिश है और पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है, पूरी नहीं होगी। मीर साहब आप क्या देख रहे हैं, कब तक? अभी तो 48 घंटों बाद वजीर आजम साहब ने फैसला करना है कि रिलीफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और सिर्फ जुलाई के महीने की बात हो रही है। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ग्राहक नहीं आ रहा, तो क्या ताजर आप फैसला कर चुके हैं कि हम फाइनल राउंड खेलेंगे? जिससे तशद्दुद पर आमादा ताजरों को देखता हूँ, जिससे मार्केटों में ये पावर कंपनीज के लोगों पर हमले हो रहे हैं, और जिस तरह अब अवाम निकली है, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में पावर कंपनीज के दफातर को जलाया भी गया, तोड़ फोड़ भी की गई। जब इस हद तक लोग निकल आए तो ये एक इनकलाब का नकीब है, ये जो भी जिसने भी ये काम शुरू किया है। अब ये ना रुकने वाला सिलसिला है। मैं नहीं समझता इसको बगैर मसले के हमको हल किए इसको रोका जा सकता है। इसमें बहुत नुकसान होगा लोगों के अंदर। हम 16 माह में एक बात कर रहे थे कि लोग चुप हैं, लोग क्यों बाहर नहीं निकलते, लोगों को सांप सूंघ गया, लेकिन ऐसा नहीं था। लोगों को सिर्फ आवाज देने वाला चाहिए था। कराची से एक आवाज उठी, पूरे मुल्क में फैल गई, और अब वो
उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि आवाज बैठेगी या पाकिस्तान के ताजिर चैन से बैठ सकेंगे जब तक उन्हें दौर मकसूद नहीं मिल जाता। इसलिए कि आप देखिए। अच्छा मीर साहब, कुछ इतलात ये भी हैं कि ताजिर जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं। ये किसी मखसूस तबके की तरफ से है या कुली तौर पे सोच विचार जारी है? देखिए, इस वक्त जब तंग आमद बाजंग आमद पे बात आ जाती है और इंसान अपनी देखता सामने के लोग बिजली के बिलों को सामने रखते हैं और उसके बाद उनको हार्ट अटैक भी हो रहा है, कुछ लोगों ने खुदकुशी भी की है। ये इश्तियाली और जज्बाती कैफियत ये हमें चैन से बैठने नहीं देगी। हमें अपना कारोबार बचाना है। हमें ये अंदाजा नहीं था कि बिजली का बिल सुहाने रूह बन जाएगा, एक अजियत की वो शक्ल अख्तियार कर लेगा कि जिसको देखना और इसकी अदायगी के बारे में सोचना ये हमारे लिए किस कदर दुश्वार है। ये यूं समझे कि सकत खत्म हो गई अब इस जगह पे। जब सकत खत्म हो जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अक्ल के सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है, तो फिर इंसान वो काम करता है जो अक्ल से मावरा हो, जो जज्बाती और दीवानगी की अलामत है। इस वक्त भी ये ऐसा ही है। लोग अपने मुस्तकबिल सुहेल भट्ट साहब देख रहे हैं। सुहेल भट्ट साहब, जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं, क्या आप लोगों ने भी कोई अपनी हिकमत अमली फाइनल की है या आप लोग अब भी हमेशा की तरह हुकूमत की हमायत में जाएंगे? भट्ट साहब, आवाज आ रही है आपको? जाते हैं जी, मुझे आ रही है। मैं आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम हुकूमत की बचाव के लिए नहीं बल्कि हम मुल्क के बचाव के लिए भी यहाँ पर खड़े हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ हम ये जो गैर तकरीबी कार्रवाइयाँ करें, हमें हल की तरफ जाना चाहिए और हमें अपने मुल्क को भी देखना चाहिए। नहीं, आपको तहरीबी कार्रवाइयाँ नहीं कह रहे, हमें आपको आपके हक के लिए कह रहे हैं। तो हम कभी भी नहीं ये कहेंगे कि जनाब जाके तोड़ फोड़ करें। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि कोई जाकर किसी को आग लगाए, इसके हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं लेकिन जो ज्यादती हो रही है उस पर तो बोल जी भट्ट साहब। हाँ जी, मैंने ये जैसे कहा कि क्या हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि जो इस वक्त हमारी हुकूमत है, जो इंटरिम हुकूमत है, वो फौरी तौर पे बिजली के बिलों पर सिर्फ मीटिंगें न करें, फौरी रिलीफ दे, अवाम को रिलीफ दे, ताजिरों को रिलीफ दे। और इसके साथ साथ मुल्क के हालात जो इस वक्त जा रहे हैं, इन हालात में हम मुल्क के फायदे के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट में हमें भी सोचना है, ताजिरों को भी सोचना है, अवाम को भी सोचना है कि ये काम जो इस वक्त शुरू होने वाला लग रहा है, ये इसमें तकरीबी अमल शामिल ना हो जाए। कहीं ये ना हो जाए कि हम अपने बिजली के बिल बचाते बचाते मुल्क को ना बचा सके। इस वक्त मुल्क हमारा ये पुकार रहा है हमें कि ये वक्त है कि हम ताजिर भी आगे बढ़ के हुकूमत का साथ दें और हुकूमत से अपनी मुराद के साथ साथ ये पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, पिछली कई दहाइयों से हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, ये नाजुक मोड़ अब तक पुख्ता क्यों नहीं हो सका? निगरां वजीर सनत कहते हैं कि 80 अरब डॉलर की बरामदात जो हैं वो पाकिस्तान को चाहिए और हमारी कोशिश होगी कि 90 दिनों में मुमकिन बनाएं। क्या आपको ये मुमकिनात में से दिखाई देता है? यहाँ कभी भी तिजारत को बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई। इखराजात तो बढ़ाए गए, हुकूमत की जानिब से बोझ जरूर डाला गया ताजरों पे, सनतों पर, सरमायाकारों को मायूस किया गया, लेकिन कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनाया गया कि तिजारत बेहतर हो। देखिए, एक शजर है, आप उसके पत्ते भी तोड़ रहे हैं, आप उसकी शाखें भी तोड़ रहे हैं, तो ना वो साया देगा ना उस पर फल आएगा। यही तिजारत का हाल है। अगर आप जैसे यूरोप में भी महंगाई की एक लहर उठी है, लेकिन वहाँ चूंकि कारोबारी सूरत-ए-हाल बेहतर है, मईशत की शरह नुमू हमसे बेहतर है, तो वो इसको सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे सरवाइव करें? सोचे एक शख्स है, उसके बदन में ब्लड है ही नहीं और उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसको ब्लड चाहिए। अब आप उसमें अगर खून निकालने की कोशिश करेंगे तो बचने का तो कोई चांस रहा ही नहीं। यही हमारा कारोबार है। तो इसलिए कारोबार जब खुद सरवाइव कर रहा है और कारोबार को बर्बाद करने में हुकूमती इक़दामात
बहुत ज्यादा मनफी रहे हैं। यही सबब है आज ये सूरत हाल है कि हर महंगाई हमें मजीद बर्बाद करती है, बदहवास करती है। इस वक्त ये तो चले मैं कारोबारी बात कर रहा हूँ, जो हमारी लेबर है वो यहाँ तक के औजार फेंक के हथियार उठा लिए लोगों ने। देखें आप पूरे मुल्क में किस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। एक हैजानी सी कैफियत बपा कर दी है मुल्क के अंदर, तो मुस्तक किस तरीके से बेहतर होगा, एक सवालिया निशान उस पर छोड़ता है। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्ट साहब, अतीक मीर साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमने सियासी मुआशी मंजरनामे में बात की, अब कानूनी मंजर की बात करते हैं। ये जो केसेस हैं, केसेस कब मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे? जो नई FIRs दर्ज हो रही हैं, ज़िम्नियों के अंदर मज़ीद दफ़ात का इंदराज हो रहा है, ये किन बुनियादों के ऊपर हो रहा है? घेरा जितना तंग हो रहा है उस पे हब्से बेजा का माहौल क्या बन जाएगा, या फिर किसी के लिए कोई आसानी भी हो जाएगी? दीगर जो केसेस माजी करीब के अंदर जिनमें बर्रियत के परवाने मिले या दायरा इख्तियार से तजावुज़ के ज़ुमरे में आए और वो ख़त्म हो गए, तो उनका मुस्तकबिल क्या है? आने वाले दिनों में क्या उनके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती हैं? इसी बारे में बात करेंगे। माहिर कानून अहमद पंसोटा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, अगर देखा जाए तो कल की जो हेयरिंग है, इस पे आप क्या देखते हैं? मफरूजात के ऊपर बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि ये कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जानबूझकर की गई है कि इसमें रिलीफ चेयरमैन PTI को दिलवाया जा सके। अब इसके ऊपर आप क्या इस बात पे अग्री करते हैं या आप कुछ और राय रखते हैं? देखिए जी, मैं तो केस की लीगैलिटीज पर बात करूंगा। अब हमें भी 21 साल वकालत करते हुए हो गए, हमने कभी इस नौयत का इस मोड एंड मैनर में ट्रायल चलते हुए नहीं देखा। इस ट्रायल में फ्रॉम डे वन कानूनी सुकम भी मौजूद हैं, प्रोसीजरल सुकम भी मौजूद हैं और आईनी सुकम भी मौजूद हैं। आप स्टार्ट करें कानूनी तौर पर, एक चीज जिस कानून में लिखा हुआ है कि 120 दिन से बियॉन्ड नहीं जा सकती और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तारीफ में नहीं आता, आप ये दोनों चीजों को मानकर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को सजा दे के जेल के पीछे भेज देते हैं। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंने बात की उसमें आर्टिकल 10A है, विच इज कि आपका फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस होना है। फेयर ट्रायल क्या होगा कि आप एक शख्स को जो अक्यूज्ड है उसको राइट टू डिफेंस ही नहीं देते हो, बल्कि उसके गवाहान के ऊपर आप कहते हैं कि ये फरिस्त गवाहान जो है रेलेवेंट नहीं है। ये चीज का फैसला अगर आप सुनने के बाद जरा के बाद करते तो बात फिर भी समझ आती थी, लेकिन आपने आउटराइटली उसको कर दिया। उसके बाद आपकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जाता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट वापस भेजती है आपके पास, आप फिर बाज नहीं आते, फिर डिसाइड करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर वापस भेजती है। उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये बादियुन नजर एक केस है जो कि गलत तरीके से चला, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट मजबूर है, कुछ नहीं कर सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके बावजूद किसी दिन डिहाइड्रेशन के शिकार वकील का इंतजार करती रही, किसी दिन किसी और इशू का और मौका दिया गया। बात यह है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अगर आप 25 दिन 30 दिन जेल में रखने के बाद अचानक कह दें कि वी आर वेरी सॉरी, आपका तो केस ही नहीं बनता था, जो कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं बनता था, तो इस केस जो है ये तो फिर एक जुडिशल सिस्टम के ऊपर मजाक है। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि नीचे नजर आता है कि ट्रायल में कुछ गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत क्लैरिटी से कह चुका है कि ये इंस्टीट्यूट ही नहीं हो सकता। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके केसेस को आर्ग्यू करते हैं, अगर एक दिन की भी लिमिटेशन एक्सीड कर जाए तो सुप्रीम कोर्ट हमारा केस सुनती भी नहीं है, बल्कि फाइल्स को अलहदा करके रखा होता है। तो इस केस में क्यों इस तरह उनको पनिश किया जा रहा है? जो फेडरल गवर्नमेंट थी पिछली, या इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कह रहा हूँ, उन्होंने जिस किस्म का क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है, ये इस तरह का अगर एस्पेक्ट रखेंगे या इस किस्म का रवैया रखेंगे तो हाउ डू दे एक्सपेक्ट कि एक पॉलिटिकल पार्टी या मे बी अदर पॉलिटिकल पार्टीज वो उसके ऊपर फेथ होगा? ये तो आपका काम है टू लीड फ्रॉम एग्जाम्पल या लीड बाय एग्जाम्पल। और इस वक्त जो सिचुएशन है, सो इस सारी सूरत हाल में मेरे नजदीक कल मुझे लगता है कि ये सजा मुअत्तल जरूर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं जो लेफ्ट राइट से गैदर कर रहा हूँ, ये जो मैंने केस को पढ़ा है अपनी मुशाहिदे के लिए, उसकी बेसिस पर कह रहा हूँ। अच्छा अहमद साहब, एक बात तो बता दें कि ये केस तो हो गया, ये तो नजर आ रहा है जो आपने कहा, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ इशारा इसी तरह दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे मिले। अब बाकी केस जो है कैदी नंबर 804 के, उसमें एक केस पे पुलिस गई इन्वेस्टिगेशन करने, उन्होंने कहा जनाब आप ये
आपके कहने पे ये सारा कुछ हुआ है 9 मई का वाकया, उन्होंने कहा जी मैं तो गिरफ्तार था। अब एक शख्स गिरफ्तार है, जेल के गिरफ्तार है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है, उसकी गिरफ्तारी के कुछ टाइम बाद ये सारा कुछ होता है, तो क्या कानून कहता है कि सारा मलबा उस पर पड़ता है? सर बड़ी सिंपल सी बात है कि जहां तक 9 मई का वाकया, उसको मुतअद्दिद बार आई थिंक पाकिस्तान का कोई भी जी आदमी जो है वो उसकी सपोर्ट नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा हुई है, वो एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बार बार उस पर कहते हैं, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और होना चाहिए, और जो भी कानून होना चाहिए उनको सजा दी। अब यहाँ पर ये एक एलिगेशन बड़ा सीरियस लगाया जा रहा है कि जी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जब अरेस्ट किया गया तो वो जेल से इस सारी की सारी चीज पर इंस्ट्रूमेंटल हो रहे थे। अगर तो उसके उनके पास शवाहिद हैं, जो शवाहिद ट्रायल में आके प्रूव होने हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी बात ठीक है। अगर उसके शवाहिद नहीं हैं तो वो बिल्कुल प्रूव नहीं होगा। जो एटलीस्ट मीडिया रिपोर्ट हुआ है या जिस तरह सुनने में आया कि उनकी तफ्तीश की गई है, उस पर तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। राब्तों की हद तक आई बिलीव उन्होंने शायद बात की है कि मेरे राब्ते थे और राब्ते होने में कोई गलत बात नहीं, बिकॉज दे वर ऑल माय पार्टी मेंबर। लेकिन उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि मैंने कंस्पायर किया इस चीज को, तो इस चीज को मैं कंप्लीटली डिस्पेल करता हूं। तो राब्ते के ऊपर सवाल नहीं उठेगा क्या? उस पे किसी और के गिर्द घेरा तंग नहीं होगा कि एक कैदी के राब्ते किस तरह बाहर वाले लोगों के साथ थे? मेरा ख्याल राब्तों की जो बात मुझे समझ आई, क्योंकि अभी तक तो हम वही मीडिया रिपोर्टिंग पर बिलीव कर रहे हैं, और दूसरा जेल के अंदर जो सवालात हुए वो सामने नहीं आया, तो ये मफरूजे पर बात है। बट मैं समझता हूँ जो राब्तों का सवाल है वो शायद उस टाइम पर किया जा रहा है जिस टाइम पर इमरान खान साहब बाहर थे, या बेसिकली वो जेल के अंदर मौजूद नहीं थे। उससे पहले शायद कहा जा रहा है कि इस चीज को ऑलरेडी प्लान कर लिया गया था कि अगर किसी किस्म का इशू आया तो दे विल कम आउट लाइक दिस। मेरा ख्याल उन राब्तों की बात करी, क्योंकि अगर जेल के अंदर से राब्ते हैं और वो एस्टैब्लिश हो गए, वो तो फिर उससे पहले प्रोसिक्यूशन को या स्टेट को पकड़ना पड़ेगा कि उनकी मौजूदगी में जेल के अंदर से कैसे राब्ते हो गए। तो ये केस इतना शायद सिंपल नहीं है खान साहब की हद तक, और इसको एस्टैब्लिश करने में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो क्रिमिनल बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शायद प्रॉब्लमैटिक होगा। और मैं समझता हूं कि मैं इस फॉर दैट मैटर किसी भी साबिक प्राइम मिनिस्टर या किसी भी पॉलिटिशियंस पर ये शक नहीं कर सकता, पाकिस्तान के लीडर स्पेशली पॉलिटिकल, कि वो इस किस्म का कार्नेज जो है उसको प्लान करेंगे। बट वंस अगेन, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि जिन्होंने किया, जिनके क्लियर प्रूफ है, उनके खिलाफ तो बिल्कुल कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, देखें इस पे तो हम भी बिल्कुल वाजे हैं अहमद भाई, इस पे तो हम भी वाजे हैं कि जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया वो नाकाबिले माफ़ी हैं। इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। पहले पाकिस्तान हमारे इदारे, उसके बाद कुछ हो, इस पे तो कोई। अच्छा ये तो मुझे बता दें कि आप मौजूदा जब कल सज़ा इनकी मुअत्तल हो जाती है तो उसके बाद जो इन पे नाहली है वो भी उसी वक्त मुअत्तल हो जाएगी? नहीं सर, जो कन्विक्शन है ये जब आप लेट्स से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है जो आप सर्व कर रहे होते हैं टर्म, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होती। कन्विक्शन सस्पेंड होती है जब फाइनल अपील डिसाइड हो जाए, तो फिर कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है, उस कन्विक्शन के साथ ही नाअहली भी जाएगी। तो नाअहली फौरन कल जो है वो खत्म नहीं होगी। और एक दूसरी प्रॉब्लम इनके लिए ये भी हो सकती है कि और FIR और केसेस जिसमें इनको नामजद किया हुआ है उसमें गिरफ्तारी डालने का एक खदशा भी मौजूद है, और एक में तो गालिबन शायद डलने की कोशिश भी की गई है, इजाजत भी मिल गई है। अगर हो जाएगा तो वहां से वो अगली FIR में या अगले किसी केस में उनको ले जाया जाएगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चली गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनको प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बेल दी जाए। वैसे ये कोई इतना आर्काइक या न्यू कॉन्सेप्ट भी नहीं है। कई दफा ऐसे होता है कि अगर एक शख्स गिरफ्तार है अंदर और उसके ऊपर एक और FIR हो जाए तो प्रोटेक्टिव पोस्ट प्री अरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कानून में, और कई दफा लिया गया है। तो अगर खान साहब को कल ये रिलीफ मिलता है तो फिर उन सब केसेस में भी दोबारा उनकी अलाइव हो जाएगी। अच्छा अहमद साहब, JIT ने जो तफ्तीश की उसमें जो मीडिया में रिपोर्ट्स हो रहा है उसमें दूसरी बार उन्होंने साइफर के गुम होने का इतराफ़ किया। अगर इसे सच्चाई के ऊपर हम रख लें तो साइफर की गुमशुदगी के ऊपर किस हद तक उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है? देखिए, साइफर की अगर तो पहली फर्स्ट ऑफ ऑल जो जहां तक मैंने सुना है, वंस अगेन वही वाली बात है, हम उस पर मफरूजे पर हैं और रिपोर्ट जो जिस तरह किया जा रहा है कि अगर तो साइफर एक्चुअल उनके पास है, जहां तक हमने सुना है वो ये था कि उसकी कोडेड फॉर्म में मिनट्स थे जो उनके लहराए गए थे। अगर एक्चुअल साइफर की कॉपी उनसे गुम होती है और वो ही इज अनएबल टू फाइंड दैट, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लिए होगी, बिकॉज वो एक डॉक्यूमेंट है। अगर वो उनकी तहवील में गया तो उससे आगे नहीं जाना चाहिए था। बट मेरा ख्याल है जो केस मेनली रिवॉल्व कर रहा है वो उन मिनट्स पर कर रहा है जिसको साइफर से कंफ्यूज किया जा रहा है कि क्या ये साइफर था। अब खान साहब चूंकि अपने ही एक साबका इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैंने साइफर जो है वो मेरे से कहीं लेफ्ट राइट हो गया है, आई बिलीव वो शायद इस डॉक्यूमेंट को रिफर कर रहे हैं। बट अगर एक्चुअल साइफर को कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, बिकॉज इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट शुड नॉट हैव गॉन बियॉन्ड हिज
कस्टडी, अगर वो गया है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी, बट मेरा ख्याल ये इशू उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब वो बाहर आएंगे और खुद अपनी तफ्तीश के बारे में बात करेंगे या अदालत में जाएगा तो पता लगेगा कि एक्चुअल महवर क्या था तफ्तीश का। तो आप क्या समझते हैं कि कब तक ये सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे? मुल्क के अंदर बड़ी हजानी काफ़ियत है और जो भी मुजरम है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी केस में हो, लेकिन आपको क्या लगता है कब तक ये सारे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? देखिए सर, जो वर्स्ट था फॉर साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब वो तो उनके लिए है ही, मतलब यही था कि जेल ना जाए, वो चले गए। उन्होंने बड़ी देर इसको रेजिस्ट भी किया और अपनी अच्छी लीगल स्ट्रैटेजी से इसको काउंटर भी किया, और जब सजा हुई चले गए। अब वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ओला उतर गया है, अब उनको कोई ऐसा झाका नहीं रहा जेल का। अब जेल में अगर वो 10 दिन स्पेंड करते हैं, 3 महीने करते हैं, 5 महीने करते हैं, जो भी टर्म करते हैं, वो सारी की सारी पॉलिटिकली तो उनको बेनिफिट करेगी, बट चूंकि उनके ऊपर नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा हैं कि इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू सॉर्ट दीज केसेस आउट, और उनको ऑफ कोर्स एक टाइम, एक स्ट्रैटेजी तो लगेगी, और वो भी प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं जिन जिन में उनके केसेस जाते हैं वो कानून और आइन के मुताबिक उनको बिल्कुल सही तरह डील करें। तो फिर भी मैं समझता हूँ चूंकि अब गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो जाएगा, जो कि कानून में बड़ा ही अनफॉर्चुनेट अमल है फॉर एनीबडी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, तो वो आई थिंक एक थोड़ा सा उनके लिए अभी रिपल डाउन इफेक्ट होगा। बट मुझे लगता है कि ये मामलात शायद दिसंबर जनवरी तक काफी बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मामला दिसंबर जनवरी तक काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, और मौजूदा सूरत हाल में गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी होती है तो फिर कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।